क्या हो अगर कुरुक्षेत्र का वो प्राचीन युद्ध सिर्फ एक पौराणिक कथा ना हो, बल्कि दो बेहद एडवांस टेक्नोलॉजिकल सभ्यताओं का टकराव हो। धधकता हुआ मैदान, हवा में तैरते रथ और आसमान से बरसती आग। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं लग रहा। आइए इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी थ्योरी पर नजर डालते हैं जो बताती है कि शायद इतिहास की इन कहानियों में बहुत ही उन्नत विज्ञान छुपा हुआ है। तो चलिए इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। क्या महाभारत सच में सिर्फ धर्म और नीति की एक प्राचीन कहानी है, या फिर जैसा कि आज का हमारा सोर्स मटेरियल सजेस्ट करता है, ये एक इनक्रिप्टेड साइंस मैनुअल हो सकता है? ये सोर्स एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थ्योरी पेश करता है कि इन ग्रंथों में ऐसे हथियारों का जिक्र है जो सीधे इंसान के दिमाग और डीएनए से कंट्रोल होते थे। अब इस कंपैरिजन को ही देख लीजिए, प्राचीन ब्रह्मास्त्र और आज का न्यूक्लियर फॉलआउट। सोर्स बताता है कि ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र के चलने पर सूरज से भी ज्यादा तेज चमक और जमीन के सालों तक बंजर हो जाने का जो वर्णन मिलता है वो एक मॉडर्न न्यूक्लियर ब्लास्ट जैसा ही साउंड करता है। और हैरानी की बात यह बताई गई है कि आज भी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अनएक्सप्लेन्ड रेडिएशन और कांच जैसी पिघली हुई मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल वैसी ही जैसी किसी एटॉमिक ग्राउंड जीरो पर मिलती है। तो इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बहुत क्लियर है। हम इस प्राचीन टेक्नोलॉजी लैब के अलग अलग विंग्स को एक्सप्लोर करेंगे, इनक्रिप्टेड साइंस से लेकर एडवांस्ड वॉरफेयर, प्राचीन क्लोनिंग, न्यूरल अपलिंक्स, एरोस्पेस और आखिर में द ग्रेट फिल्टर तक। पहला सेक्शन है एडवांस्ड वॉरफेयर और गाइडेड वेपन्स। यहाँ सोर्स इन प्राचीन युद्धों के वर्णन को बिल्कुल ऑटोनॉमस डिफेंस सिस्टम्स की तरह एनालाइज करता है। जैसे अर्जुन के तीर, सोर्स के अनुसार ये तीर हीट सिग्नेचर्स डिटेक्ट करके अपने टारगेट को ट्रैक कर सकते थे। सोचिए, बिल्कुल आज की गाइडेड एनर्जी मिसाइल्स की तरह। और दूसरी ओर कर्ण का वरुणास्त्र, वह कोई आम तीर नहीं था, बल्कि एक वॉइस इन्वोक्ड वेदर मैनिपुलेशन सिस्टम बताया गया है जो कुछ ही सेकंड्स में आर्टिफिशियल बारिश करा सकता था। और ये पॉइंट इस पूरी टेक्नोलॉजी को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है। भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र। सोर्स इसका वर्णन एक हाईली एडवांस्ड ऑटोनॉमस ड्रोन की तरह करता है। इसमें होमिंग सिस्टम्स, डायनामिक नेविगेशन और रियल टाइम ऑब्स्टैकल अवॉइडेंस था। मतलब ये रास्ते की रुकावटों से खुद बच निकलता था, जो इस बात का संकेत है कि ये डिवाइस शायद सीधे यूजर के ब्रेन वेव से सिंक था। युद्ध के तुरंत बाद अर्जुन के रथ का जलकर राख हो जाना भी एक गहरा रहस्य है। सोर्स का निष्पक्ष विश्लेषण इसमें एक बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट देखता है, एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोटोकॉल, जैसे आज के एडवांस्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स में होता है ना, ताकि कोई भी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी दुश्मन के हाथ ना लग जाए। बिल्कुल वैसा ही। लेकिन सच कहूं तो सबसे कमाल की बात इन हथियारों की लॉकिंग मैकेनिज्म है। ये बस कोई बटन दबाने से नहीं चलते थे। इनके लिए फिजिकल ट्रिगर, बिल्कुल स्थिर मानसिक इरादा, एक स्पेसिफिक वॉइस फ्रीक्वेंसी, डीएनए मैच और सबसे बढ़कर विचारों की शुद्धता चाहिए थी। ये एक तरह के न्यूरोमेट्रिक लॉक्स थे। अगर यूजर के इमोशंस थोड़े से भी करप्ट हुए तो वेपन खुद ब खुद डीएक्टिवेट हो जाता था। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, प्राचीन क्लोनिंग और बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ सोर्स प्राचीन जन्म के किस्सों को मॉडर्न बायोटेक के नजरिए से देखता है। कौरवों के जन्म की प्रक्रिया को ही ले लीजिए। आज की लैब की भाषा में एक ही मांस के टुकड़े से एम्ब्रायोनिक सेल्स स्प्लिटिंग करना, फिर उन टुकड़ों को जड़ी बूटियों वाले मटकों में रखना केमिकल प्रिजर्वेशन को दर्शाता है, और 9 महीने तक जमीन के नीचे रखना एक्सटर्नल इंक्यूबेशन का एग्जाम्पल है। मॉडर्न साइंस में हम अभी सिर्फ इसके थियोरेटिकल मॉडल्स पर ही बात कर रहे हैं। एक और बड़ा एग्जाम्पल है बलराम जी का जन्म। देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में बिल्कुल फ्लॉलेस फीटल ट्रांसफर, वो भी बिना किसी सर्जरी या एनेस्थीसिया के। आज के कंटेक्स्ट में ये आईवीएफ की सबसे एडवांस फॉर्म लगती है, जिसे सोर्स के मुताबिक केवल विशेष मंत्रों और बायो फ्रीक्वेंसीज के जरिए अचीव किया गया था। चलिए अब तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, न्यूरल अपलिंक्स और वर्चुअल रियलिटी। ये हिस्सा कॉग्निटिव स्कैनिंग और इंटरैक्टिव इल्यूजन्स की बात करता है। संजय की दिव्य दृष्टि को सोर्स एक ब्रेन टू ब्रेन इंटरफेस या ईईजी कॉग्निटिव टेलीमेट्री सिस्टम की तरह एक्सप्लेन करता है। सोचिए, संजय सैकड़ों किलोमीटर्स दूर बैठे हैं और ना सिर्फ लाइव विजुअल्स और साउंड रिसीव कर रहे हैं, बल्कि सैनिकों का डर और उनके इमोशंस भी फील कर पा रहे हैं। ये एक डायरेक्ट न्यूरल कनेक्शन था जो युद्ध के मैदान का सारा डेटा ट्रांसमिट कर रहा था। और यहाँ जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है वो है अभिमन्यु का केस। गर्भ में रहते हुए उन्होंने चक्रव्यूह भेदने की इतनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी सीख ली थी। सोर्स यह आर्ग्यू करता है कि ये सिर्फ आम फीटल हियरिंग नहीं थी, ये एक फुल न्यूरल रिकॉर्डिंग थी, जहां एक भ्रूण कॉम्प्लेक्स कॉम्बैट पैटर्न को प्रोसेस करके सीधे अपने सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट कर रहा था।
फिर आती है असुर इंजीनियर माया दानव द्वारा बनाई गई माया सभा। ये बिल्कुल आज की इंटरैक्टिव प्रोजेक्शन मैपिंग जैसी लगती है। अदृश्य दीवारें और पानी के झूठे कुंड। सोर्स इसको एक फुली प्रोग्रामेबल मल्टी लेयर्ड होलोग्राफिक वीआर एनवायरनमेंट मानता है, जो इंसान के परसेप्शन के हिसाब से रियलिटी को ही बदल कर रख देता था। आगे बढ़ते हैं चौथे सेक्शन पर, एरोस्पेस और कॉन्शियसनेस इंटीग्रेशन, जहां बायोलॉजी और एविएशन तकनीक एक हो जाते हैं। जैसे कि मृत संजीवनी विद्या, मरे हुए लोगों को जिंदा करने की क्षमता। सोर्स कहता है कि ये सिर्फ कोई सीपीआर नहीं था, ये एक फुल माइंड बॉडी रीबूट सिस्टम था। एक ऐसा वाइब्रेशनल कमांड प्रोटोकॉल जो डीएनए रेजोनेंस का यूज करके सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि यादों और चेतना को भी वापस ले आता था। अब जो बात सच में आचरज में डाल देती है वो है कर्ण के कवच और कुंडल। जब उन्होंने इन्हें अपने शरीर से अलग किया तो खून बहने लगा था। सोर्स पॉइंट आउट करता है कि ये एक बायो इंटीग्रेटेड नैनोटेक शील्ड रही होगी जो सीधे उनके नर्वस सिस्टम के साथ फ्यूज हो चुकी थी। और एरोस्पेस की बात हो और पुष्पक विमान का जिक्र ना हो, इसके स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हैं। मर्क्यूरी वॉर्टेक्स प्रोपल्शन, इनविजिबल होने की पावर और सबसे खास मेंटल कमांड नेविगेशन। सोर्स के मुताबिक ये विमान मैग्नेटिक लेविटेशन और सीधे दिमाग के कमांड से चलते थे और शायद टाइम और स्पेस की डायमेंशंस को भी पार कर सकते थे। और अब आते हैं अपने पांचवें और आखिरी सेक्शन पर, द ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस। इन सारी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज को देखने के बाद एक बहुत ही गहरा और डरावना सवाल पैदा होता है। आखिर द ग्रेट फिल्टर है क्या? मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स में ये एक ऐसी थियोरेटिकल एवोल्यूशनरी थ्रेशोल्ड है जहां एक हाईली एडवांस सभ्यता अपनी ही एक्सट्रीम टेक्नोलॉजिकल पावर की वजह से खुद को डिस्ट्रॉय कर लेती है। सोर्स इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है कि इतनी एडवांस्ड प्राचीन सभ्यता आखिर अचानक गायब कैसे हो गई। तो जाते जाते एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। अगर उस प्राचीन टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए अल्टीमेट मॉरल प्योरिटी यानी नैतिक शुद्धता की जरूरत थी, तो क्या नैतिकता में आई गिरावट ने ही उनके ग्रेट फिल्टर को ट्रिगर किया? और आज के कॉन्टेक्स्ट में सोचें तो क्या आज की ह्यूमैनिटी भी बिना अपने एथिक्स को डेवलप किए उसी खतरनाक टेक्नोलॉजिकल लिमिट के करीब तो नहीं पहुंच रही? हमारे आज के इस एक्सप्लेनियर में बस इतना ही, पर यह यकीनन एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर जरूर करता है।